स्टार्ट कर दे क्लास। सर ओके, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, वर्क पावर एनर्जी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा वर्क। स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो तुम लोग? यस, विच चैप्टर? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो स्कूल में? कौन से क्लास चैप्टर चल? वर्क पावर ही पढ़ रहे हो, ठीक। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना, अच्छी बात है। तो देखो, वर्क वर्क कौन करता है और किस पे करता है? तो वर्क इज ऑलवेज डन बाय फोर्स। और किस पे करता है? बॉडी पे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि वर्क इज डन बाय फोर्स। वर्क तभी होगा जब फोर्स है। वर्क इज डन बाय फोर्स। ओके। सर और किस पे वर्क होगा? ऑन बॉडी पे। जब बॉडी पे फोर्स एक्ट हो तब वर्क डन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्क कितने तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसके है, एक है कि जब फोर्स कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स वेरिएबल हो तो फॉर्मूला क्या होगा वर्क का? यदि ग्राफ गिवन हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो हम वर्क फाइंड कर सकते हैं। और एक है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क फाइंड करने के 4 मेथड है। आई बात समझ में? वर्क तो फर्स्ट है कि फोर्स यदि कांस्टेंट हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? वेरिएबल फोर्स हो तो कैसे निकालेंगे? ग्राफ गिवन हो तो वर्क कैसे निकालेंगे? एंड फोर्थ है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो फर्स्ट टॉपिक में यहां पे स्टार्ट करूंगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स का कोई एग्जांपल बता सकते हो? वेरिएबल फोर्स क्या होता है? यहां तो मैं कांस्टेंट फोर्स बता रहा हूं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल फोर्स क्या होता है? वो कोई एग्जांपल बताओगे? वेरिएबल फोर्स बताओ, कौन बताएगा? मैंने भी बताया है टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, मैंने लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, वहां पे मैंने बताया था एक वेरिएबल फोर्स। बताओ वेरिएबल फोर्स क्या होता है? जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन चेंज करे उसे बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो एक फोर्स का एग्जांपल बताओ जो कि वेरिएबल है। फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स भी वेरिएबल हो सकता है, वो भी ठीक है। लेकिन जब फ्रिक्शन फोर्स बॉडी मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक होता है, वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, याद है? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया है? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा है K इंटू एक्स। एक्स होता है चेंज इन लेंथ। तो स्प्रिंग में जितना लेंथ चेंज होता जाएगा फोर्स जो है चेंज होता रहेगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो यहां पे पहले हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो यहां पे देखो एक बॉडी है, उस पे फोर्स एक्ट कर रहा है F, और वो फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। बॉडी मूव किया S, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है S। बॉडी पे फोर्स है F। बॉडी पे और भी बहुत सारे फोर्स है। एक उसका वेट होगा, एक नॉर्मल फोर्स होगा, यदि सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। यहां पे जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो हम लिखने जा रहे हैं कि जो F फोर्स है उसने कितना वर्क डन किया। वर्क डन बाय फोर्स F, इसने कितना वर्क डन किया, इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। वर्क डन बाय फोर्स F, F ने कितना वर्क डन किया। तो इसका फॉर्मूला क्या है समझो यहां पे।
फॉर्मूला कहता है कि फोर्स का कंपोनेंट लो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताओ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है और डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स एंगल बना रहा है थीटा, तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, यही होगा। Yes, sir. तो हमारा फॉर्मूला कहता है क्या कि फोर्स के कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे लो और इसे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। क्लियर। Sir. एक और भी डेफिनेशन है, फॉर्मूला सेम आएगा, डेफिनेशन क्या है इसमें, हमने क्या किया इस फॉर्मूले में, हमने फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में निकाला और उसे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या करो, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है एस, इसका कंपोनेंट लो फोर्स के डायरेक्शन में, तो बताओ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में, तो क्या ये एस कॉस थीटा होगा। Yes, sir. और हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में, ये भी सेम ही आएगा एफ एस कॉस थीटा। तो फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, दो हमारे पास यहां पे दो क्वांटिटी है, एक है फोर्स और एक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो यार डायग्राम से मैं फिर से समझा देता हूं तुम्हें। एक है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक है हमारा फोर्स, और दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि फोर्स का कंपोनेंट लो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लो फोर्स के डायरेक्शन में एस कॉस थीटा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में। तो किसी किसी प्रॉब्लम में फोर्स का कंपोनेंट लेना ज्यादा इजी होता है, किसी किसी प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना ज्यादा इजी होता है। और यदि हमें एंगल मालूम है, कभी कभी एंगल गिवन है, यहां तो कंपोनेंट था, यदि तुम्हें एंगल गिवन है थीटा, तो सिंपली एफ एस कॉस थीटा कर दो। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल गिवन है थीटा, तो तुम्हें कंपोनेंट नहीं लेना, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना एफ एस कॉस थीटा। और एफ एस कॉस थीटा को क्या वेक्टर के फॉर्म में हम एफ डॉट एस लिख सकते हैं। बोलो यस और नो। ठीक है, अब यहां पे हम 3 केस स्टडी करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है when force is in direction of displacement। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 0 1। तो वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा 1 हो गया, ये सिंपली सिर्फ बच गया एफ इंटू एस। तो जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो तो वर्क डन एफ इंटू एस होगा बस। केस नंबर 2, when force F is opposite to displacement,
जब तुम्हारा फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स में काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। अब जब दोनों अपोजिट है तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। देन कॉस थीटा, कॉस 180 का फॉर्मूला होता है -1। तो वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू -1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -FS। यहाँ पे देखो मैंने केस नंबर 2 बताया था कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो तो एंगल जो है 180 डिग्री हो जाएगा, और इस केस में वर्क डन हो जाएगा -FS। क्लियर? Yes, sir. केस नंबर 3, when force is perpendicular to displacement, when force is perpendicular, ये perpendicular का साइन है, perpendicular to displacement। इस केस में हमारा ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये रहा फोर्स वेक्टर। तो इस केस में दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। तो कॉस थीटा, कॉस 90 हो गया 0। तो वर्क डन हो गया एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 है तो वर्क डन 0 हो गया। यदि तुम्हारा जो मेन फॉर्मूला है वो है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन यदि एफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो तो सिंपली एफ एस कर देना है, अपोजिट है तो -FS कर देना है, और परपेंडिकुलर है तो 0 डिग्री। यदि इसके अलावा कोई दूसरा एंगल गिवन हो तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है? Yes, sir. अब हम प्रॉब्लम करेंगे। फर्स्ट, तो जो मैंने दिया था उसी तरह से मैं यहाँ पे देता हूँ। Apni हमने यहाँ पे एक बॉडी बनाया जिसका मास है 10 kg। और इस पे एक फोर्स हमने अप्लाई कर दिया 100 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, और बॉडी जो है वो मूव किया 10। हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन, बॉडी का मास है 10 kg, सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। जब तुम्हारा बॉडी 10 मीटर मूव किया, व्हेन बॉडी मूव बाय 10 मीटर, फाइंड वर्क डन क्वेश्चन नंबर ए बाय अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन। जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसका वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो जिस फोर्स का वर्क डन हमें फाइंड करना उसका वैल्यू क्या है? 100। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का क्या एंगल है? डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। अच्छा मैंने एंगल दिया नहीं। एंगल का वैल्यू तुम्हें गिवन है ये 37 डिग्री। तो एंगल का वैल्यू हो गया 37 डिग्री। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, W इजकल टू एफ एस कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कर दो, F का वैल्यू 100, S का वैल्यू 10, और cos 37 होता है 4/5। तो ये आंसर आ जाएगा 800 जूल। बोलो क्लियर?
क्लियर है ये? Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन है बाई वेट, तुम्हें निकालना है बाई वेट। क्वेश्चन नंबर बी, बाई वेट, WEIGH, वेट ने कितना वर्क डन किया? तो वेट जो है, वेट का मतलब क्या होता है? जो अर्थ फोर्स अप्लाई करता है उसी को बोलते हैं ना वेट। तो अर्थ किस डायरेक्शन में, वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की तरफ लगता है। वेट का मतलब हुआ mg। Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, Yes, sir. तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? 90. तो केस नंबर 3 में बताया था कि जब एंगल 90 डिग्री हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, तो वर्क डन क्या होगा? 0. 0। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 0। इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन हो गया हमारा 0। सी, बाई नॉर्मल फोर्स, बाई नॉर्मल फोर्स। तो यहां पे देखो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? नॉर्मल फोर्स सरफेस अप्लाई करता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल, ये नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये भी 90 डिग्री है, Yes, sir. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है और नॉर्मल फोर्स वर्टिकल अपवर्ड है। ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो यहां पे भी वर्क डन क्या होगा? नॉर्मल फोर्स का भी वर्क डन बताओ क्या होगा? परपेंडिकुलर है तो 0. 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, यहाँ पे भी वर्क डन 0 हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट डी, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बाई फ्रिक्शन फोर्स, बाई फ्रिक्शन फोर्स। Yes, sir. तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? बॉडी मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टुवार्ड्स लेफ्ट, Yes, Yes, sir. sir. तो ये अपोजिट हो गया, 180 डिग्री हो गया। Yes, sir. तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला है, देखो -Fs, मैंने यहाँ केस नंबर 2 में लिखा है -Fs। तो पहले हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा, और फ्रिक्शन फोर्स पहले निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है नॉर्मल फोर्स। चलो निकालो तुम लोग, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या है? पिछले 2 क्लास में हमने इसी तरह के प्रॉब्लम किए थे। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकालेंगे। बताओ नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? Sir, 100. नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 100 नहीं होगा, जो 100 न्यूटन उसका कंपोनेंट भी लेंगे। Yes, sir. तो mg का वैल्यू हो गया 100, लेकिन जो 100 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट से हमें मतलब है नहीं, नहीं, हाँ हमें लेना है ऊपर वाले डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है 100 cos 37, वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा 100 sin 37, sin 37 का वैल्यू 3/5, ये हो जाएगा 60। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. अब अपवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्स है, एक है नॉर्मल, दूसरा है 60, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है 100। तो बताओ नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? 60. नहीं, 40 होगा ना। अपवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्स है, तो दोनों को ऐड करेंगे और डाउनवर्ड के इक्वल कर देंगे 100। Yes, sir. तो n का वैल्यू हो गया 40। अब फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू है 0.4 और ये 40, ये हो गया 16। Yes, sir. और ये अपोजिट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे -Fs। केस नंबर 2, तो माइनस फोर्स का वैल्यू 16, एस का वैल्यू 10, तो ये आंसर हो गया -160 जूल।
बोलो क्लियर। Yes, sir. तो यहाँ पे बॉडी पे कितने फोर्स एक्ट, जब बॉडी 10 kg मूव कर रहा है तो इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है ये बताओ। एक फोर्स है जो हमने अप्लाई किया 100 न्यूटन, एक है उसका वेट वो भी 100, एक है नॉर्मल फोर्स और एक है फ्रिक्शन फोर्स। इसके अलावा भी कोई फोर्स है इसमें एक्ट कर रहा है इस पे इसके अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। No. तो बॉडी पे 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और चारों का वर्क डन हमने निकाल लिया। Yes, अब sir. हमें निकालना टोटल वर्क डन, तो ईच फोर्स के वर्क डन को ऐड कर देना है तुम्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा ई में है, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी। ई, टोटल वर्क डन ऑन बॉडी। तो हमें क्या करना है, सभी वर्क डन को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले जो था हमारा, जो हमने अप्लाई किया था फोर्स एफ, उसका वर्क डन था 800, वेट का 0, नॉर्मल का भी 0 और फ्रिक्शन का है -160। तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 प्लस 0 प्लस 0 -160। ये आंसर हो जाएगा 640 जूल। Yes, sir. ये हमारा हो गया टोटल वर्क डन। आई बात समझ में। Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हाइट है 10 मीटर। एक बॉडी इसके टॉप से जिसका मास है 5 kg। Yes, sir. बॉडी का मास है 5 kg। सरफेस स्मूथ है, ये जो है स्मूथ है। बॉडी जो है टॉप से बॉटम पे आ गया, बॉडी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बॉडी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फाइंड वर्क डन बाय क्वेश्चन नंबर ए, वेट। वेट ने कितना वर्क डन किया ये बताना है तुम्हें। यहाँ पे देखो, एक इंक्लाइन प्लेन मैंने बनाया था जिसका हाइट है 10 मीटर, उसके टॉप पे एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास है 5 kg। सरफेस स्मूथ है, बॉडी टॉप से बॉटम पे आ गया। तो हमें बताना है जो है उसने कितना वर्क डन किया, वेट ने कितना वर्क डन किया। वेट ने कितना वर्क डन किया। तो देखो वेट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्ट करता है ना वेट, mg, और mg का वैल्यू 50 हो जाएगा। मास m kg है तो 50 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना डिस्प्लेसमेंट। हेलो, समझ में आ रहा है ये। हमें वेट का वर्क डन Yes, निकालना sir. है mg का। mg जो है डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट डाउन द प्लेन है। हमें ना तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मालूम है ना एंगल मालूम है। ठीक है, इधर देखो पीछे मत देखो। Yes, sir. तो यहाँ पे हम एफ एस कॉस थीटा से भी बना सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा।
वो यदि एफ एस कॉस थीटा से बनाना चाहे तो देखो कैसे बनेगा, एफ एस कॉस थीटा, एस यहाँ पे हो जाएगा ये और थीटा हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल थीटा। एफ का वैल्यू हो गया एम जी इंटू एस, और कॉस थीटा यहाँ पे अप्लाई करोगे, कॉस थीटा अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और एस एस कट जाएगा। एम जी का वैल्यू है 50 इंटू 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 500 जूल। आई बात समझ में? यहाँ पे एस और थीटा हमने लिया, फिर कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये 500 हो गया। लेकिन हम ये बिना फॉर्मूला के भी बना सकते थे। देखो एक बेसिक डिफिनेशन मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि दो क्वांटिटी होता है, एक होता है फोर्स, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हम ये मेथड अप्लाई करें कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, एफ और एस कॉस थीटा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है एमजी, एमजी का मतलब 50, और एस कॉस थीटा का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में। तो फोर्स डाउनवर्ड है, बोलो फोर्स डाउनवर्ड है ना, और डिस्प्लेसमेंट है ए से बी। लेकिन जब बॉडी ए से बी गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड कितना आया, ए से जब बी गया तो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड कितना आया, 10 मीटर। Yes, sir. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे 10 मीटर, तो आंसर सेम ही आता। Yes, sir. तो ये हो गया वेट का वर्क डन। नेक्स्ट निकालो नॉर्मल फोर्स का, बी नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये कितना एंगल बना रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखो 90 डिग्री। तो केस नंबर 3 कहता है कि वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में तुम्हारा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो वर्क डन हो जाएगा 0। फिर टोटल वर्क डन के लिए और कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि सरफेस मैंने स्मूथ दिया है, यही दो फोर्स ऐड कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन के लिए दोनों को ऐड कर दोगे। टोटल वर्क डन ऑन बॉडी, ये एक हमने निकाला 500, दूसरा निकाला 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 502। Yes, sir. ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे हमारा। तो आज मैंने तुम्हें क्या बताया कि देखो समझो, यहाँ पे वर्क, जब फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो जो डिफिनेशन है कहता है कि या तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, या Yes, फिर sir. फोर्स को मल्टीप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में। Yes, sir. यदि तुम्हें एंगल मालूम है, जैसे लास्ट वाले प्रॉब्लम में मैंने बताया कि बिना हम थीटा के बना सकते थे कंपोनेंट वाले मेथड से, वेट जो है mg डाउनवर्ड है, और जब बॉडी ए से बी मूव किया तो डाउनवर्ड कितना मूव किया, नीचे कितना मूव किया, 10 मीटर। तो सिंपली f50 इंटू 10 कर देंगे। यहाँ पे हमने कंपोनेंट मेथड से करेंगे तो ज्यादा इजी है। यदि एंगल गिवन हो, एस गिवन हो, तो एफ एस कॉस थीटा अप्लाई कर दो, और वेक्टर के गिवन हो तो एफ डॉट एस। इसका प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वेक्टर के फॉर्म में तो कैसे वर्ड निकालते। ओके ओके, ठीक है, रेस्ट नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. थैंक यू।